इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ द चार्ज। ये फ्लो होते समय there is some opposition which is naturally offered by the structure of any conductor or even semiconductor, but this opposition has to be overcome, and for this what we use or what we supply is called as voltage. So when you supply a voltage or when you apply the voltage between the two ends of a conductor or resistor, then current flows after spending the energy to overcome the resistance of that conductor. Now our article is the same, that is resistance. Resistance is the opposition to the flow of these electrons or flow of this charge. This resistance can be calculated by some of the ways. The very first being Ohm's law, R is equal to P upon I. तो उसका फार्मूला हम लोगों ने tan थीटा लिया, लेकिन ये ग्राफिकली लिया है स्टूडेंट्स. दिस इज द फार्मूला मैथमेटिकली by the experimental observations of Sir Ohm, and same can also be obtained by graph between voltage versus current. If you plot a graph of V versus I, then the slope of that graph, you can just check this. अगर V यहाँ पे लिया, I यहाँ पे लिया, it would be a straight line passing through origin, and then slope of this graph is found to be the resistance. If you take this angle as theta, this is parallel to y, so this is V, this is x. So tan theta is V upon I, but V upon I is R, so tan theta, which is slope, is resistance. So resistance is slope of VI graph, graphically, mathematically V upon I. हाँ, इसमें एक ट्विस्ट ऐसा आ सकता है कि ये I और V इनको अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बट इन दैट केस योर tan theta would mean I upon V, so the slope would be tan theta of course, but that won't be R in that case. अगर आपको उस केस में R चाहिए IV ग्राफ से तो आपको cot theta लेना पड़ेगा, ये थोड़ा आपने केयरफुली समझना है. ओके, सो ग्राफ या तो VI रहेगा या IV रहेगा. देखो एंट्रेंस में the same thing is asked but in a different way, तो वो ग्राफिकली पूछेंगे लेकिन V और I की जगह पे इंटरचेंज करके IV देंगे आपको. सो यही फार्मूला आपको आइडेंटिफाइबल वहाँ पे होना चाहिए फ्रॉम दिस ग्राफ. सेकेंड फार्मूला is again from some empirical things, some experimental observations, or it is given by R is equal to rho L upon A. Rho is a resistivity, you better know that students. ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब कॉपर अगर इस मटेरियल के आपने अलग अलग लेंथ्स के वायर्स लिए, अलग अलग क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया के वायर्स लिए, तो भी उन सारे वायर्स के लिए रो का वैल्यू फिक्स रहेगा, एज लॉन्ग एज ऑल द वायर्स आर ऑफ कॉपर. कॉपर का 1 मीटर का, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर का वायर लिया सेगमेंट, तो भी इन सारे कॉपर वायर्स के लिए रो सेम रहेगा. सारे एल्यूमिनियम वायर्स के लिए रो सेम रहेगा, लेकिन वो रो ऑफ एल्यूमिनियम विल डिफर फ्रॉम रो ऑफ कॉपर. मतलब ये मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है, फॉर अ गिवन मटेरियल कांस्टेंट रहता है. दैट इज रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. एल इज द लेंथ ऑफ दैट वायर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर दिस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए कैन बी रिटन एज दिस वे. अगर मैं इसका रेशियो लिखूँ, दो अलग अलग वायर्स है जिनके लेंथ है L1 L2, जिनके मटेरियल्स भी अलग है, तो रो 1 रो 2 आएगा, और जिनके एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग है, तो आपका रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस इज गिवन बाय रो 1 बाय रो 2 इनटू L1 बाय L2 इनटू A2 बाय A1. सिर्फ एरिया का टर्म रिवर्स हुआ है. क्यों? इनवर्स प्रोपोर्शन. जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है वो 1/2 1/2 1/2, लेकिन जो इनवर्स में है तो वो रिवर्स हो जाएगा. अच्छा, नाउ इस फार्मूला को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इस रेशियो में ही एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. जनरली वायर इफ यू लुक एट इट तो वो आपका होता है एक सिलेंडर, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ना वो सर्कल होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा. सो ए की जगह पे अगर आप पाई आर स्क्वायर रखते हो तो इधर आएगा पाई R2 स्क्वायर, इधर आएगा पाई R1 स्क्वायर. पाई पाई कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा R2 अपॉन R1 द होल स्क्वायर. बाकी ये सब सेम. ओके, ये दोनों सेम रहेगा. एरिया की जगह पे आपका रेडियस का स्क्वायर्स हो जाएगा, मतलब यू
कैन टेक द स्क्वायर एंड देन द रेशियो, और रेशियो का स्क्वायर इट विल बी द सेम, यू नो दैट। तो ये 2 हो गया, 2 मतलब ये एक्चुअली सेम ही है, खाली रीअरेंज्ड है। इस फार्मूला से एक रेशियो ऐसे मिलेगा, इसी फार्मूला से एक रेशियो ऐसा भी मिलता है जो एल स्क्वायर और एम से रिलेट करता है। कैसे देखो, इफ आई मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर बाय एल एंड डिनोमिनेटर आल्सो बाय एल, तो डिनोमिनेटर में एरिया इनटू लेंथ, अभी बहुत बार आ गया स्टूडेंट्स, एरिया इनटू लेंथ का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, दैट इज V, तो इधर आ जाएगा V फॉर वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी के फार्मूला से, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। जनरली आप डेंसिटी को रो लिखते हो, बट यहाँ पे वो मत करना, डेंसिटी को D लिखना, क्योंकि रो हम लोगों ने रेजिस्टिविटी के लिए यूज किया। सो दिस इज रो इनटू L स्क्वायर इनटू मास M इनटू यहाँ पे ये D आ जाएगा। इसमें फॉर अ गिवन मटेरियल रो जैसे कांस्टेंट होता है, वैसे डेंसिटी भी कांस्टेंट होता है। सारे वायर्स अगर एक ही मटेरियल के हैं तो उनका डेंसिटी कांस्टेंट ही रहेगा। सो रो एंड डी कांस्टेंट, तो R का रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय M। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैं R1 बाय R2 को इस फार्मूला से क्या लिख सकता हूँ, L स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सो व्हाट आई सेड 1/2, तो 1/2, बट पावर सिंबल के स्क्वायर है तो उसको लिखना मत भूलना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हो स्टूडेंट्स, सो प्लीज इंश्योर दैट यू डोंट मिस दिस पावर। क्यूब है तो क्यूब लिखो, जो भी मतलब अकॉर्डिंगली, रूट है तो रेस्ट टू हाफ लिखो या फिर रूट डाल दो, डोंट मिस द पावर। इनटू m2 बाय m1, m का पावर है क्या, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ठीक है, उसका सिर्फ रिवर्स हो जाएगा m2 बाय m1। सो ये R का एक फार्मूला इन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स कैन बी अरेंज्ड इन दिस वे फॉर इट्स रेशियो। अच्छा, रेजिस्टेंस का और एक तरीका हम लोग ले सकते हैं, जब ये रेजिस्टेंस का बात हो रहा है, यहाँ पे मैंने पाई आर स्क्वायर लिखा एरिया की जगह पे, तो वो मैंने ऐसा सिलिंड्रिकल कंसिडर किया। जनरली वायर ऐसा ही होता है, पतला होता है बस, लेकिन वो साइड में क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कल ही होता है, सो इट्स अ सिलेंडर। बट अगर वायर ऐसा क्रॉस सेक्शन में दिया है, जैसे यहाँ पे एक मे बी रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड जैसा है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, अलग अलग है सब। तो ऐसे वायर का रेजिस्टेंस हम लोग 2 तरीके से फाइंड करेंगे, आर मैक्स और आर मिन, इसका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। इट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिसन वेरी केयरफुली। देखो, आर मैक्स आने के लिए आप इसमें से देख सकते हो, तो यहाँ से आर मैक्स के लिए लेंथ मैक्सिमम होना चाहिए, एरिया मिनिमम होना चाहिए। आर मैक्स चाहिए ना मुझे, तो इसका मैक्सिमम कभी आएगा, जब ये रो तो कांस्टेंट है लेकिन लेंथ मैक्सिमम रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मैक्स तो मैक्स, इनवर्स प्रोपोर्शन में एरिया तो ये मिनिमम, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें लेंथ, ये L मैक्सिमम, देखो ये LPH तीनों भी लेंथ ही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा लेंथ कौन सा है, L, सबसे ज्यादा लेंथ है L, लेकिन सबसे कम एरिया, अगर लेंथ ये हो गया स्टूडेंट्स, तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, वो साइड वाला, मतलब B इंटू H। तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या ले सकते हैं, रो इंटू लेंथ है L अपॉन B इंटू H। अगर मैं इसमें देखो B और H में से अभी कोई भी एक कम हो सकता है, मिनिमम। लेट अस से अगर आपका B मिनिमम है, से ब्रेड्थ अगर आपका मिनिमम है यहाँ पे, मतलब अगर मैं इस B को लेंथ कंसीडर करता हूँ, अभी आप इस कंडक्टर को लेंथ ऐसा देखना है, तो अगर B को लेंथ मान लिया तो बचे हुए 2 डायमेंशन आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा। H को अगर लेंथ मान लिया, अगर आपने कंडक्टर को ऐसे लेंथ वाला कंसीडर किया, तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L इंटू B ये हो जाएगा, ये निचला रेक्टेंगल। सो अगर ये लेंथ है तो B इंटू H एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर B लेंथ है तो L इंटू H एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और अगर H लेंथ है तो L इंटू B एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अभी B और H में से जो भी मिनिमम रहेगा वो आप न्यूमरेटर में लेना, मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए कंसीडर B, मैं B को मिनिमम कंसीडर कर रहा हूँ, सो रो इंटू B अपॉन फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, L इंटू H। अगर H मिनिमम है तो ऊपर H आएगा, नीचे L इंटू B आएगा। 3 ही पॉसिबिलिटीज है, इन 3 में से 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक मैक्स है एक मिनिमम, और जो तीसरा पॉसिबिलिटी बचा वो इन दोनों के बीच वाला वैल्यू रहेगा, वो भी पूछा जा सकता है, द मीडियोकर वैल्यू। ओके, सो फॉर अ डिफरेंट शेप वी हैव फाउंड रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस फार्मूला मिन एंड मैक्स वैल्यू के लिए। अच्छा, अगर ऐसे वायर को या किसी ऐसे वायर को भी अगर आपने खींचा लेंथ में, तो लेंथ सच दैट इट बिकम्स n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेचिंग आपको दिया जाएगा ना,
इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, वो ये है कि ड्यूरिंग दिस स्ट्रेचिंग इट इज़ अ यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग, मतलब जितना इधर से खींचा उतना ही इधर से भी खींचा, मतलब उसका जो लेंथ बढ़ रहा है वो यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। लेकिन जब भी लेंथ बढ़ रहा है उसके साथ साथ वो पतला हो रहा है, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होते हुए जा रहा है। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यही है, आप देखो इसमें L2 की जगह पे आप N L1 रखो, लेकिन जब भी आपका लेंथ आप अगर डबल कर रहे हो उससे, तो एरिया आप हाफ कर रहे हो। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली देखो ना, लेंथ अगर बढ़ते जाएगा तो वायर तो पतला पतला ही होते जाएगा ना। सो लेंथ और यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग है, तो लेंथ डबल तो एरिया हाफ, लेंथ ट्रिपल तो एरिया 1/3, लेंथ n टाइम्स तो एरिया 1/n टाइम्स। इसलिए इन दोनों ही के लिए रेजिस्टेंस का, मतलब नए रेजिस्टेंस का आफ्टर स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू n² टाइम्स होता है स्टूडेंट्स। और ये कैसे आया n², वो आप इस फॉर्मूला से ऑब्टेन कर सकते हो। फॉर द सेम मटेरियल ऑफ कोर्स, कॉपर का वायर लिया, स्ट्रेचिंग किया, तो मटेरियल थोड़ी ना बदलेगा स्ट्रेचिंग के बाद, तो इसीलिए ये ρ1/ρ2 ये टर्म तो चला जाएगा, बचेगा क्या L1/L2 A2/A1। अभी देखो इसमें से L1/L2 क्या है, ये n इधर चला जाएगा, ये 1/n हो जाएगा। और इधर अगर आप देख दो तो A2/A1 भी 1/n है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा R1/R2 इज इक्वल टू इसकी जगह पे 1/n, इसकी जगह पे 1/n² हो जाएगा, दैट इज R1/R2। तो उसमें से R2 इज n² R1 मिला, यहाँ पे भी सेम मिलेगा। लेकिन इस दौरान जनरली वो लेंथ का बोलते हैं कि भाई लेंथ डबल ट्रिपल या जो भी टाइम्स किया है वो, या एरिया का बोल सकते हैं कि एरिया 1/2 किया है, 1/3 किया, एरिया हाफ किया, 1/3 किया, 1/4 किया, ऐसा दिया रहेगा। लेकिन अगर उसी की जगह पे आपको बोला कि रेडियस, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर मान के हम लोग चल रहे हैं स्टूडेंट्स, कि रेडियस अगर हाफ कर दिया या फिर 1/3 कर दिया या फिर 1/4 कर दिया, इन जनरल 1/n टाइम्स कर दिया। देखो रेडियस में जो भी बदलाव चेंज हो गए उसका स्क्वायर टाइम्स चेंज आपका एरिया में होगा, और एरिया का जो चेंज है उसका स्क्वायर टाइम चेंज आपका रेजिस्टेंस में होगा। तो अगर रेडियस को मैं 1/2 करता हूँ तो एरिया 1/4 टाइम्स हो जाएगा, और लेंथ मेरा उसका स्क्वायर माने 16 टाइम्स हो जाएगा। तो इन जनरल आपको क्या करना है, ये जो n है, n उसका ⁴ टाइम्स आपका रेजिस्टेंस होता है। मतलब अगर आपका रेडियस है 1/2 टाइम्स तो एरिया हो जाएगा उसका स्क्वायर 1/4 टाइम्स, लेकिन रेजिस्टेंस विल बी उस 4 का भी स्क्वायर माने 16। तो 16 क्या हुआ, इस 2 का ⁴ हो गया ना। हाँ, खाली देखना क्या है कि रेडियस 1/n टाइम्स, मैं रेडियस डबल या रेडियस ट्रिपल का बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, रेडियस 1/n टाइम्स वाला, क्योंकि आप खींच के उसको रेडियस कम कर रहे हो, उसी का बात हो रहा है। ओके, सो रेडियस 1/n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस विल बी n⁴ टाइम्स। ये एक नोटवर्दी पॉइंट यहाँ से अपने को मिला है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेजिस्टेंसेस इन डिफरेंट शेप्स ऑल्सो, और एक शेप हम लोग यहाँ पे लेंगे और इस फार्मूला से उसको कैलकुलेट करेंगे। एक और केस इसमें ऐसे आएगा जहाँ पे एक आपको होलो सिलेंडर दिया हुआ है जिसको कुछ थिकनेस है, मतलब इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2। तो आपको इफेक्टिव एरिया कौन सा मिलेगा, आउटर रेडियस का एरिया माइनस इनर रेडियस, माने आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। सो इट इज πr2² माइनस πr1², पाई कॉमन निकाल लिया, सो दैट्स योर इफेक्टिव एरिया। वो होलो पोर्शन को छोड़ देना है। सो दिस इज वन मोर वे स्टूडेंट्स ऑफ कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। हम लोग रेजिस्टेंस की अलग अलग पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस में एक टर्म जो है रो, दैट इज रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पे, और वो एलॉयज के लिए सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, और उससे कम होता है कंडक्टर्स के लिए। तभी तो कंडक्टर्स आर बेटर कैरियर्स ऑफ दिस चार्ज एंड दे कैन कंडक्ट, हम लोग कंडक्ट जो बोलते हैं, दे कैन कैरी द चार्जेस वेरी फ्लुएंटली बिकॉज उसका रेजिस्टिविटी कम होता है। लेकिन रेजिस्टर्स अगर आप देखो तो वो जनरली एलॉयज के बने होते हैं, जैसे कॉन्स्टेंटिन ये जो है ये कॉपर और निकेल, इन दोनों मेटल्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आप मैंगनीन बोलते हो तो कॉपर निकेल, उसमें मैंगनीज भी ऐड कर दिया तो ये एलॉय को मैंगनीन बोलते हैं। ओके, तो ऐसे एलॉयज के लिए जो रेजिस्टिविटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, एंड हेंस स्टूडेंट्स रेजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ दीज एलॉयज, जनरली कॉन्स्टेंटिन से बना होता है। सो एलॉयज का जो रेजिस्टिविटी होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स रादर। जैसे आप कॉन्स्टेंटिन का बात करो तो कॉपर और निकेल, अभी कॉपर कंडक्टर है, निकेल वो भी कंडक्टर है, तो इन दोनों का जो रेजिस्टिविटी है उससे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो एलॉय बना उसका रहेगा। सेम इज फॉर द मैंगनीन ऑल्सो। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट
term which is required in your MCQs. अच्छा, ये हो गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का. रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, कौन से मटेरियल से, क्यों वैसा बनते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिला. रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, उसका सिंबल G होता है. तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, जिसका सिंबल सिग्मा होता है. देखो ये दो टर्म्स जो है ना, ये जस्ट आपने दिमाग में याद रखना है. उनके फॉर्मूला कोई लर्न करने का जरूरत नहीं है. इनके जो भी फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के, उसके सब उल्टे फॉर्मूला आपको कंडक्टेंस माने G के लिए आएंगे. यूनिट भी उल्टा होगा. रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, तो कंडक्टेंस का 1/ओहम, ओहम इनवर्स. उसको लिटरली स्पेलिंग लिखते समय भी ओहम का उल्टा लिखना होता है, MHO, मो, और उसको बोलते हैं सीमेंस. सो कंडक्टेंस का यूनिट सीमेंस, मो, ओहम इनवर्स, ये सब है. लेकिन कंडक्टेंस के जो फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो 1/R कर दो, यही सब फॉर्मूला में आपको मिल जाएगा. अच्छा, नॉट ओनली दैट, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी हम लोग करते हैं सीरीज रेजिस्टेंसेस, डायरेक्ट एडिशन करते हैं और पैरेलल में रेसिप्रोकल्स का एडिशन करते हैं. तो कंडक्टेंस का करते समय उल्टा करना है, जैसे हम लोग कैपेसिटेंस में करते हैं कि कंडक्टेंस इन सीरीज, तो क्या आएगा, वो रेसिप्रोकल्स का एडिशन होगा, और कंडक्टर्स इन पैरेलल डायरेक्ट एडिशन का. ओके, रेजिस्टिविटी सिग्मा, तो रो का जो भी फॉर्मूला आएगा, रो के जो भी टर्म्स आएंगे, उसके उल्टे लॉज इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे. एंड द लास्ट पार्ट हियर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस रेजिस्टेंस. Resistance, having discussed about its quantitative part, let us also discuss about its qualitative part along with the quantity, and that is, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है. किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए. और कंडक्टर्स के लिए इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इट हैज गॉट पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, PTC. PTC का मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फा बोलते हैं उसको. और उसका फार्मूला स्टूडेंट्स ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है, वो इस फार्मूला से आप लिख सकते हो. इसमें अल्फा पॉजिटिव है, कॉल्ड एज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. और उसका सबसे सिंपल मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. बट फर्दर दिस वुड मीन व्हाट, रेजिस्टेंस बढ़ा तो कंडक्टेंस आपका कम हो गया, मतलब करंट कम होगा, फ्लो. रेजिस्टिविटी आपका बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा. तो ये सारे मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के हैं. ओके, सो रेजिस्टेंस इंक्रीज मींस रेस्ट ऑल फॉलोज. G उसका उल्टा होगा, रो उसके जैसा होगा, सिग्मा उसका उल्टा होगा. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि ये सब ये जो दो टर्म्स है ना, ये आपको सिर्फ याद रखना है कि भाई वो किसके रेसिप्रोकल्स है, एंड देन राइट ऑन दिस स्पॉट आप उसको टैकल कर सकते हो. लेकिन उसका प्रैक्टिस आपने MCQ सॉल्व करते समय करना है. अच्छा, इसका ऑपोजिट ये है जहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. ये किसके लिए होता है, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए. अच्छा, ये ऊपर वाला पार्ट कंडक्टर्स का था स्टूडेंट्स. विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस. विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस. यहाँ पे उल्टा होगा. सो हियर रेजिस्टेंस बढ़ता है, करंट कम होता है, इसमें रेजिस्टेंस कम होता है. इसीलिए तो सेमीकंडक्टर जो है ना, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, इट बिकम्स अ बेटर कंडक्टर. ओके, अच्छा ऐसा क्यों होता है, उसके पहले एक चीज़ देख लेते कि सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा NTC माने नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है. तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ही वो है, ये कोएफिशिएंट किस चीज़ का है, रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टिविटी का है, कि कितना ऑपोजिशन वहाँ पे होगा. तो नेगेटिव हो रहा है ऑपोजिशन, मतलब क्या, कि वो कम हो रहा है. ओके, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स में यू नो आउटर मोस्ट माने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4. ओके, लाइक ईच सिलिकॉन एटम, अगर आप कंसीडर करें सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो ईच सिलिकॉन एटम विल हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नाउ दीज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेट बॉन्डेड with the neighboring 4 electrons of other silicon atoms. इस तरीके से there is octet which is completed. There are no free electrons. और ये free electrons नहीं है, मतलब वो bonded है covalent bonds में. तो ये जो bonding है, यही आपको oppose कर रहा है करंट को फ्लो होने. करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज. पहले चार्ज अवेलेबल तो हो, इसमें चार्ज अवेलेबल ही नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड. सो व्हेन यू हीट इट, टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी ये जो बॉन्ड्स है ना, ये रप्चर होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर सेट फ्री नाउ. और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वैसे वैसे कंडक्शन बढ़ेगा, और बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे, मतलब वो जो रेजिस्टेंस था, इलेक्ट्रॉन्स अटके हुए थे, बॉन्डेड थे, दे वर नॉट फ्री टू मूव, दे आर नाउ मेड फ्री टू मूव, मतलब ऑपोजिशन कम हो रहा. ये इसका मतलब है NTC का. ओके, सो ये उसका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों डिस्कशंस हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है. हियर वी कंप्लीट स्टूडेंट्स
all the three basic parameters of current electricity: current, voltage and resistance. अभी इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग को कुछ आर्टिकल्स देखने, कुछ शॉर्टकट्स देखने हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में, व्हीटस्टोन्स ब्रिज में और पोटेंशियोमीटर में. बिफोर दैट प्लीज conceal all these notes very well, draft them and revise them so that you better understand the shortcuts which I'll be giving for other three.